अभी हम लोग फैक्टर थ्योरम को समझे। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम में कुछ क्वेश्चंस करते हैं और ये एग्जांपल नंबर 11, 12, 13, 14 एनसीईआरटी से है। तो ये हमारे 4 एग्जांपल हैं। इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग और हम लोग फैक्टर्स को समझेंगे कि और फैक्टर थ्योरम कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है ना कि जब तक हम लोग क्वेश्चंस को नहीं लगाएंगे ना तब तक चीजें ज्यादा बेहतर समझ में नहीं आती। तो अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े, बेहतर है कि आप लोग को इंट्रोडक्शन कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो अब हम क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस में 100% आप लोग को समझ में आएगा कि फैक्टर थ्योरम एग्जैक्टली था क्या। तो एग्जांपल नंबर 11 क्या है? Examine whether x plus 2 is a factor of this and this। मतलब दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ये है और एक पॉलिनोमियल ये है, ये दो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं और कह रहा है एग्जामिन मतलब चेक करो कि x plus 2 इसका फैक्टर है और इसका फैक्टर है। चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं है, चेक करना है। तो मैंने अभी फैक्टर थ्योरम में क्या बताया था कि अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल, देखो जिसको चेक करना है वो लीनियर ही है, दिख रहा होगा, और ये डिवाइडेड है, इसकी डिग्री 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये भी डिवाइडेड है, इसकी डिग्री 1 है। तो अभी मैंने बताया था कि डिग्री 1 हो या 1 से बड़ी हो, कुछ भी हो, हम उसको चेक कर सकते हैं, बट 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे डिवाइडेड है और इसको चेक करना है कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। अगर हमको इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, तो कुछ नहीं, अभी एक बार थोड़ा सा और पीछे की रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर px एक पॉलिनोमियल है और x माइनस 2 अगर इसका x माइनस a अगर इसका फैक्टर है, तो इसका फैक्टर तभी होगा जब pa की वैल्यू 0 आ जाए। मींस उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर ये इसका अगर फैक्टर है तो ये कंडीशन हमारी होगी। तो सेम कंडीशन अब इधर लेके चलते हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम मान लेते हैं px। हम एग्जांपल नंबर 11 लगा रहे हैं, यहाँ सोल्यूशन नंबर 11 लिख देते हैं, 11 का सोल्यूशन। तो px हम इसको px मान लेते हैं, x³ + 3x² + 5x + 6। मैं बोल रहा हूँ कि x + 2 इसका फैक्टर है, तो x + 2 अगर इसका फैक्टर चेक करना है आपको, ये चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू लाओ, x की वैल्यू आ रही है -2, मींस ये रियल नंबर, यही है a, जो हम a बार बता रहे हैं ना, एक रियल नंबर है, यही a है, यही वैल्यू यहाँ जाके पुट कर दो। अगर हमारा p-2 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। हम लोग को 0 लाना है, मतलब कि -2 यहाँ पे रखना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आता तो नहीं है। तो चलो आज देख लेते हैं। -2 रखो, -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6। -2 का क्यूब करने -8 आएगा, -2 का स्क्वायर करने माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 10 प्लस 6, 12 और 6 18 और -10 -18 प्लस 18 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 रखने पे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका 0 भी है, समझ रहे होगे, ये इसका 0 है। -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड x + 2 is the factor of this polynomial, is a factor of px लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको px माने इसलिए हम इसको px लिख सकते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इसको 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू जो आएगी वो यहाँ जाके पुट करोगे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है। सेम कंडीशन उसको लेके चलते हैं, 2x + 4, उसको हम मान लेते हैं qx, क्योंकि अलग पॉलिनोमियल है। 2x + 4, फिर से हम लोग को x की जगह -2 ही पुट करना है, रखो -2 रखेंगे तो 2 × -2 + 4 -4 + 4, ये भी 0 आ गया। इस पे भी आंसर 0 आ गया -2 रखने पे। इसका मतलब x + 2 इसका भी फैक्टर है, मींस x + 2 इज द फैक्टर ऑफ qx। तो स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x + 2 इसका भी फैक्टर है, x + 2 इसका भी फैक्टर है। कैसे फैक्टर है? मैंने इसको 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू लाए, x की वैल्यू यहाँ पर भी दोनों जगह पुट किए, तो दोनों पे आंसर 0 आया। दोनों पे आंसर 0 आने को तो समझ रहे हो, ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, ये रिमाइंडर निकाल रहे हैं हम लोग, ये हम लोग रिमाइंडर को निकाल रहे हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम अगर इस टाइप के पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल रख के ये जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो रिमाइंडर निकलता है। जो ये रिमाइंडर निकला है अगर 0 आ गया
तो ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ये सॉल्व करने पे जरूरी थोड़ी ना जीरो ही आए, कुछ और भी तो आ सकता था। अगर कुछ और आता तो ये इसका फैक्टर नहीं होता, लेकिन इस पे सॉल्व करने पे जीरो आ गया, इसलिए ये इसका फैक्टर है। तो हम लोग ये रिमाइंडर निकाल रहे हैं, -2 इसका जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आंसर जीरो आ गया। अगर जीरो नहीं आता तो ये इसका जीरो नहीं होता, और ये पूरी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया। और जिस कंडीशन में रिमाइंडर जीरो होता है उस कंडीशन में डिवाइजर ही उसका फैक्टर होता है, डिवाइडेंड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 11 आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करो इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब देख लो, ये उसका सेकंड पार्ट आ गया कि जो मैंने फैक्टर थ्योरम बताया था, सेकंड पार्ट क्या था कि ये इसका फैक्टर है, बोल दिया है कि ये इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। सोचो बेटा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर कब होगा? जब हमारा, अगर हम इसको px मान लेते हैं, अगर हम इसको px मान लेते हैं, px = 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। देखो हम इसको px मान सकते हैं क्योंकि अलग क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अलग था इसलिए मैंने उसको px और qx माना था। ये तो क्वेश्चन अलग है, इसको भी मैं px मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही क्वेश्चन रहेगा तब अलग अलग मानोगे आप लोग। अगर अलग अलग क्वेश्चन है तो आप लोग मान सकते हो, एक सेम चीज मान सकते हो। तो इस पॉलिनोमियल को मैं px ले लिया और ये बोल दिया है कि अगर ये इसका फैक्टर है, मतलब वो क्वेश्चन बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। और हम लोग का सेकंड पॉइंट भी यही था कि pa = 0 if x - a is a factor of px। हम लोग यही ना पढ़े थे, अगर ये इसका फैक्टर है तो pa = 0। तो बस कुछ नहीं करना, ये बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो कि p1 = 0। अब 1 कैसे आया मैं बता रहा हूँ। 1 कैसे आया? ये इसका फैक्टर बोल दिया है ना, तो इसके इक्वल 0 रखो, x की वैल्यू आएगी 1, ये 1 यहाँ जाके पुट कर दो, p1 = 0। उसी तरह से ये भी था कि x - a इसका फैक्टर था, तो x - a = 0, तो x की वैल्यू आ गई a, तो मतलब x जगह a रखोगे तो pa की वैल्यू 0 लेकर के चलो। ध्यान से समझना है, जब बोल देगा कि ये इसका फैक्टर है तो इसके इक्वल 0 लेकर के चलोगे, क्योंकि बोला था कि अगर ये है तो ये इसके इक्वल 0 होगा, तो इसके इक्वल 0 लेकर के चल रहे हैं। अगर ये रहता तो हम ये फैक्टर दिखाते, मतलब फर्स्ट कंडीशन वाला, बट ये क्वेश्चन हमारा सेकंड कंडीशन में, ये बोल दिया है कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो ये वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़े थे। तो अब इसको 0 के इक्वल ले करके चलेंगे। जब इसको 0 लेके चलेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी, रखो यहाँ पर 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 प्लस k = 0। तो 1 का क्यूब 1, 4 × 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 माइनस 4 प्लस k = 0। 4 में से 4 गया 0, 3 प्लस k = 0, k की वैल्यू -3। समझ में आ गया होगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं ये बता रहा हूँ कि आप वेरिएबल्स की वैल्यू तभी निकाल पाओगे जब आपके पास इक्वेशन होगा। इसीलिए ये पहले से ही इक्वेशन बना दिया था, इसीलिए इसके इक्वल 0 लेकर के चला था, क्योंकि तुमको एक k की वैल्यू निकालनी थी। अभी सोचो ये 0 ना हो, मान लो ये 0 ना हो, अगर ये 0 नहीं होगा तो सोचो बस खाली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बस तुम यहाँ तक पहुंचोगे, इसके बाद k की वैल्यू क्या आएगी नहीं बता पाओगे। ये k की वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब इक्वल टू कुछ चलेगा, और इक्वल टू 0 चलता है तभी इक्वेशन बनता है। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -3, क्योंकि k लाना है ना, तो ये वहां जाएगा, तो ये प्लस करना हो जाएगा माइनस करेगा, तो k = -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब k की वैल्यू आएगी -3। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूरा इसी बेस पर था कि बोल दिया था कि ये इसका फैक्टर, अगर कह देगा, अब देखो ये नहीं कहा कि सो करो, सो दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। अगर कहता सो करो तो इसकी वैल्यू 0 लेकर के नहीं चलते, हम ये वैल्यू यहाँ पुट करते, सॉल्व करते, आंसर 0 आता तो वो सो हो जाता। लेकिन वो पहले कह दिया कि इसका फैक्टर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, सेंस तो हमारा यही है, सेंस हमारा यही है कि इसके इक्वल 0 आएगा ही, क्योंकि कह दिया है कि वो उसका फैक्टर है। अगर नहीं बोलता, प्रूफ करना होता, तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता तब आंसर 0 आता। लेकिन वो कह दिया है कि x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इट मींस p1 = 0। तो इसको साथ में लेकर के चलेंगे, क्योंकि पहले से ही हमको पता चल चुका है कि वो उसका फैक्टर है। हम लोग को शो नहीं करना है, अगर शो करना होता तो ये वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करके आंसर 0 लाते। समझ में आ गया होगा। एग्जांपल नंबर 12 हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 13 समझ लेते हैं। 13 एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कह रहा है इसको फैक्टराइज करो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए। मतलब मिडिल टर्म यही है, बीच वाला टर्म नहीं, क्योंकि 3 टर्म है, 1 2 3, मिडिल टर्म यही है। तो इसको आप लोग को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको अब मैं सिखाऊंगा आप लोग को। देखिए सबसे पहले तो जो स्प्लिटिंग वाला क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इस फॉर्म में होते हैं, ध्यान से समझना। ax² + bx + c इस फॉर्म में होगा, तभी आप स्प्लिट कर पाओगे मिडिल टर्म को। इस फॉर्म में कैसे हम समझेंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो वेरिएबल्स की पावर होंगी ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब x⁴, x⁴ और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब x⁴ है। x⁴ है तभी इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई c से करेंगे तो c ही आता है, इसलिए वो इनविजिबल रहता है, दिखाई नहीं देता, बट वहां पर x⁴ के फॉर्म में रहता है। तो हमेशा इस फॉर्म में रहेगा। अब आप लोग बोलोगे सर ABC क्या, ABC कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर। तो A की जगह यहाँ पर 6 दिया है, B की जगह यहाँ 17 दिया है, C की जगह यहाँ 5 दिया है। माइनस में भी हो सकता है, तो हमारा जनरल फॉर्म ये होता है। अगर हम यही क्वेश्चन अगर यहाँ -5 होता तो आप लोग कहते हो सर वहां तो प्लस यहाँ माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ C की वैल्यू -5 है, आप लोग C की वैल्यू 5 नहीं बोलोगे। अगर ये प्लस होता तो C की वैल्यू 5 बोल रहे हो, लेकिन ये माइनस है तो C की वैल्यू -5, तो है तो इसी फॉर्म का, बट C की वैल्यू यहाँ माइनस में था और वो माइनस और प्लस मिलकर यहाँ माइनस कर दिया है। सोचो स्टूडेंट ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ऐसे भी तो लिख सकता है, ऐसे भी तो लिख सकता है ना। अब देखो जब अगर ऐसे भी लिखेगा तो भी ये जब सॉल्व करोगे तो भी माइनस ही आएगा। तो एग्जैक्टली क्या C तो इतना ही है ना, तो तभी तो C की वैल्यू मैं -5 बोल रहा हूँ। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगी तो A B C की वैल्यू आपको नेगेटिव के साथ बोलना है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेके नहीं बोलना है, आप डायरेक्ट वो वैल्यू बोल सकते हो। तो आप लोगों को कैसे समझ में आएगा कि स्प्लिट कैसे करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है। सबसे पहले वो इस फॉर्म में दिखना चाहिए। इस फॉर्म में दिखने के लिए वेरिएबल्स की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, और A B C कोई रियल नंबर हो सकता है। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ आप लोग उसकी वैल्यू बोलोगे कि यहाँ सर A की वैल्यू -6 है या फिर 6 है, B की वैल्यू 17 है -17 है, C की वैल्यू 5 है या -5 है। तो क्वेश्चन हमारा 5 में था तो मैं 5 में ही लगाता हूँ। तो ये हो गया। तो कैसे आप लोग स्प्लिट करोगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह दिखता है, इसमें कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट से करिए। तो 6 का मल्टीप्लाई 5 से करिए, क्या आया हमारा 30, पहला स्टेप। उसके बाद हम लोग को करना क्या है कि इस 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। जब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आ जाएगा 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। अब देखो अब आप लोगों को करना क्या है, जो हम लोग को स्प्लिट करना है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। स्प्लिट हमेशा हम 2 पार्ट में करेंगे, वो 2 पार्ट ऐसे होने चाहिए कि दोनों को हम प्लस करो, एक दूसरे से प्लस करो या एक दूसरे से माइनस करो, 17 आना चाहिए। अगर प्लस में प्लस 17, माइनस है तो -17, 17 आना चाहिए। अब वो दोनों पार्ट को, तो वो दोनों पार्ट हमको मिलेंगे कहां से, यहां से मिलेंगे। तो पहले आप लोग इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, जो आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। उसके बाद आप लोग को इसमें कैसे सर्च करना है, कैसे क्वेश्चन को खोजोगे, तो ध्यान सुनना है। पहले क्या करना है ना कि पहले क्या करो कि इसको अकेला रख लो, इसको एक अकेला मान लो और बाकी सबको साथ में रख लो। तो एक हमको मिलेगा 2 नंबर, और जो बाकी सबको साथ में रखना है उसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लेना है। तो मैं मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना लिया 15। मैं इसको अकेला रखा, बाकी सबको एक साथ में रखा, जो बाकी सबको साथ में रखोगे उसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओगे। तो मल्टीप्लाई करके मैंने नंबर बना लिया। तो अब मुझे 2 नंबर मिलेगा, एक 2 मिला, एक 15 मिला। देखो क्या दोनों को जोड़ने पे 17 आ रहा है या दोनों को घटाने पे 17 आ रहा है। तो आप लोग कहोगे सर कि प्लस करने पे 17 आ रहा है, तो कुछ नहीं, बस हमको 2 नंबर मिल गया। वही 2 नंबर चाहिए था कि जिसको प्लस या माइनस करने पे 17 आ जाए। तो प्लस करने पे 17 आ रहा था तो मुझे 2 नंबर मिल गया, एक नंबर मिला 15 और एक नंबर मिला 2। तो अब कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में यहाँ लगा रहा हूँ 6x² + 17x + 5। तो करेंगे क्या, हम इस 17 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 15 लिख सकते हैं। मैं इस 17 को 15 + 2 लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि जोड़ने पे 17 ही तो आएगा। तो जब भी एक टर्म की जगह आप 2 टर्मों में डिवाइड करके लिखोगे तो हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं। तो हमेशा इस 17 जगह मैं 2 लिखा, ब्रैकेट लगाया।
अब इस ब्रैकेट को जब तोड़ोगे, जब ब्रैकेट को आप ब्रेक करोगे तो ब्रैकेट के बाद प्लस है और ये x है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्मों में। तो 6x स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई से करेंगे तो प्लस, ये 2 भी प्लस में प्लस प्लस प्लस, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसका इसे करोगे प्लस प्लस प्लस, और 15 का x से करोगे तो 15x प्लस 5। देखो यहाँ तक पहुंच गए। अब करना क्या है, आगे के दो टर्मों में से जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन आप लोग ले लो। मैं ये फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना है, कैसे हम लोग स्प्लिटिंग करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, मींस इसका फैक्टर निकालना है, जो हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं फैक्टर क्या होता है। तो हम करेंगे क्या कि इस आगे के दो टर्मों में से जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लो। तो आप लोग क्या करोगे सर, इसमें से कहोगे सर 2 कॉमन है और x पावर 2 x है, मतलब x की छोटी वाली पावर कॉमन होती है, तो x कॉमन हो गया। तो यहाँ से बचेगा क्या, अगर हम यहाँ से 2x कॉमन हुआ है तो इसका मतलब 2x से इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा 3x। देख लो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर को अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2x से 2x को डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, देख लो 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, इसलिए यहाँ 1 लिखेंगे। अब बाद के जो दो टर्म बच रहे हैं उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी साइन हमेशा कॉमन लेते हैं, दोनों में नहीं देखने की जरूरत है, साइन हमेशा उसकी लोगे जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसकी साइन कॉमन लोगे। तो इसकी साइन प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो। और इस चीज में फिर से बता रहा हूँ, प्लस कॉमन लेने से या प्लस की साइन मल्टीप्लाई करने से कभी भी साइन चेंज नहीं होती है। अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो या माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी एक्सप्रेशन में तो साइन सबकी चेंज हो जाती है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैं प्लस कॉमन ले रहा हूँ तो कोई साइन चेंजिंग नहीं होगी, तो इसका मतलब जो जैसा है वैसे ही साइन में वैसे ही रहेगा। तो पहले तो प्लस साइन कॉमन था क्योंकि आगे की साइन कॉमन ली है। अब नंबर देखो सर, नंबर कोई कॉमन है, हाँ 5 कॉमन है क्योंकि 5 से दोनों कटेंगे, 5 से ये भी 5 से ये भी, तो 5 कॉमन ले लो। कहोगे सर कोई वेरिएबल कॉमन है, नहीं वेरिएबल कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं कॉमन, 5 कॉमन। अब 15x को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3x, प्लस प्लस कॉमन लिए तो साइन वही रहेगी, प्लस है तो प्लस ही आएगी। अगर यहाँ माइनस कॉमन लेते ना तो प्लस होता तो माइनस हो जाता, लेकिन प्लस कॉमन लिए साइन चेंज नहीं होगी। 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा। अब यहाँ तो समझ में आया। अब करना क्या है कि अब ये दो टर्म दिखाई देंगे, एक ये और एक ये दोनों टर्म आपके तभी सही होंगे जब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आने वाली चीजें सेम रहेंगी। दोनों देखो सेम दिख रहा है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों अगर सेम है, इसलिए ये हमारा यहाँ तक जो स्टेप में हम गए एकदम मेरा सही स्टेप है, गलत मेरा नहीं है। अगर अलग अलग हो जाता, डिफरेंट हो जाता तो गलत हो जाता। तो अभी तक तो दोनों सेम आ रहा, मतलब सही चल रहा है। अब करना क्या है, इन दोनों एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ। अब देखो दोनों टर्म में कॉमन क्या हो रहा है, जो दोनों में सेम हो रहा है, तो सेम दोनों में यही मिल रहा है, तो ये कॉमन ले लो। अब ये मैंने कॉमन ले लिया तो जो बचता है वो ब्रैकेट लिखता है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, प्लस है तो प्लस लगाओ, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा। तो हमको ये इसका फैक्टर हो गया, यही इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर क्या है, 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो ये हो गया है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे हम फैक्टराइज करते हैं, वो चीज मैंने बताया। और क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम लोग को फैक्टराइजेशन पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। तरीका यही है, क्वेश्चंस बदलेंगे सॉल्यूशन बदलेंगे, लेकिन मेथड हमारा यही है। पहले क्या करना है सर, कांस्टेंट ये इस फॉर्म में दिखना चाहिए, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से करेंगे, जो आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। हम एक एक नंबर को चूज करेंगे, पहले एक को रखो, बाद में इसमें तो पहले में ही नंबर मिल गया था। अगर ऐसा होता, मान लो बाई चांस ऐसा होता नंबर नहीं मिलता तो हम करते क्या, पहले एक को देखते बाकी एक को देखते, 15 में मान लो 17 नहीं होता, मान लो कुछ और होता, ना जोड़ने पे 17 आता ना घटाने पे वो आता, तो हम करते क्या, फिर हम और नंबर देखते, फिर और देखते ना, तो फिर स्टार्टिंग से दो नंबर को हम साथ में एक नंबर बनाते और बाद के फिर मतलब फिर हम ये बोलते 3 2 6 ले लेना, 1 5 ले लेना, फिर मैं ये बनाता। तो ऐसे आप लोग चेक करोगे आगे चल के, ये तो पहले ही बार में ऐसा मिल गया था ना, अगर नहीं मिलता तो हम ऐसे चेक करते, फिर हम आगे से 2 लेते, बाद के सब ले लेते, आगे से 3 लेते, बाद के सब ले लेते। लेकिन जो भी लोगे उसको मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओगे। अगर हम पहले से 2 नंबर ले रहा हूँ तो दोनों का मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाओगे 6 और ये 5। लेकिन ये पहले ही हम लोग को 2 और 15 मिला था, 2 ले लिए थे, बाद में 2 को नंबर बना के मल्टीप्लाई करके नंबर ले लिए, दोनों को ऐड करने सब पाया। तो मुझे 2 नंबर मिल गया था 15 और 2। फिर मैं किया क्या, 17 की जगह 2 + 15 लिख दिया। लिख दो, लिखने के बाद ये ब्रैकेट तोड़ोगे, जब तोड़ोगे तो इस प्लस का और x का दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस और x से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा +2x +++ 15x +5।
आगे से 2 में से कॉमन था 2x, यहाँ से बचेगा 3x प्लस 1। कॉमन लेने का मतलब उसको डिवाइड करना है। 6x स्क्वायर से 2x को डिवाइड करोगे, 6 स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे 3x आएगा, यहाँ लिख दो, प्लस है तो प्लस, 2x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर हम बोले थे जो बाद में जो 2 टर्म बचते हैं उसकी फर्स्ट वाली साइन कॉमन लेते हैं। मैं प्लस है तो प्लस कॉमन लूंगा, माइनस है तो माइनस, उसको देखूंगा ही नहीं, जो आगे साइन मिलेगी ना वही कॉमन लेती है। कॉमन ले लिए तो मैं बोला तो प्लस कॉमन लेने पे साइन चेंज नहीं होती है, प्लस कॉमन लिए। नंबर कौन सा कॉमन हो रहा है? 5। अब देखो इसको हम 5 से डिवाइड करें, 15x को 5 से डिवाइड करें 3x, प्लस है तो प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि प्लस कॉमन लिए। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। अब इन दोनों में देखना है कि ये दोनों चीज सेम मिल रहा है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों सेम मिल रहा है, तो अब ये कॉमन ले लो तो बचेगा क्या? 2x प्लस 5। भाई इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस 5 बचेगा। ये हमारे फैक्टर। मैं और चीजें ऑब्जर्व करने की चीज बता रहा हूँ, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? ऑब्जर्व ये करोगे कि पॉलिनोमियल चाहे कितने भी डिग्री का हो, लेकिन जब आप उसके फैक्टर निकालोगे ना तो वो ज्यादा से ज्यादा तब तक टूटेगा जब तक कि लीनियर नहीं आ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुना, ये ऑब्जर्व करने वाली चीज है। देखो पावर 2 था तो 2 लीनियर फैक्टर बने, क्यों? क्योंकि फिर जब हम इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी यही चीज फिर बनेगी। देख लो 3x का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6x स्क्वायर आएगा, आना ही आना। तुम चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, क्या हमारा ये सही है? देखो मैं यहाँ चेक करके बता रहा हूँ। 3x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 से करो, 3 2 6x स्क्वायर, इसका ऐसे करेंगे 15x, इसका ऐसे करेंगे प्लस 2x, इसका ऐसे करेंगे प्लस 5। देखो वही बन गया, वही बना ना। जब सेम बन गया मतलब ये इसका फैक्टर सही है। और फैक्टर हमेशा वो वहीं तक ब्रेक हो सकता है जब तक कि लीनियर ना आ जाए। आप अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक भी उसका फैक्टर होता है, लेकिन उस क्वाड्रेटिक को भी हम और फैक्टर बना के लीनियर बना सकते हैं। जैसे कि ये भी तो क्वाड्रेटिक था, इसको मैंने और फैक्टर करके और फैक्टराइज करके मैंने लीनियर तक ले गया, और लीनियर तक ही होता है, उसके आगे नहीं होगा फैक्टर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बेहतर तरीके समझेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 क्या है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब देखो, अब फैक्टर थ्योरम को यूज करना है। अभी तो ये बोला था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, लेकिन अगर फैक्टर थ्योरम बोलेगा तो कैसे आप लोग को सॉल्व करने हैं, तो ध्यान से सुनना है। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। पहला काम आपका क्या रहेगा फैक्टर थ्योरम में? पहला काम आप लोग का ये रहेगा कि सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओगे, इसका कोएफिशिएंट 1, और इस क्वेश्चन में इसका कोएफिशिएंट पहले ही 1 है। यहाँ पहले से ही 1 कुछ नहीं है ना, तो 1 है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। कोई ये नहीं सोचेगा सर 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 अगर होता ना बेटा तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें होता है, ये पूरा ही 0 हो जाता है। इसलिए 0 नहीं होता, 1 होता है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जिससे करो वही आता है। तो 1 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से करेंगे तो y स्क्वायर आ रहा है। तो पहला हमारा काम है फैक्टर थ्योरम को यूज करके, अगर इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है बाय दिस फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो आपका फर्स्ट काम ये रहेगा कि आपको इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो 1 तो भैया पहले से ही बना है। अगर 1 ना होता तो जैसे मान लो 2 होता तो 2 को 1 बनाना है ना, जैसे मान लो यहाँ 2 होता तो कुछ नहीं करते, सबको 2 से मैं डिवाइड कर देता, सबको 2 से डिवाइड करता। देखो यहाँ पर आ जाता y स्क्वायर, यहाँ पे आ जाता -5/2y, यहाँ पर आ जाता 6/2 मींस यहाँ पर आ जाता 3। तो ऐसे करते। तो यहाँ पहले से ही 1 बना था तो हम कुछ नहीं करेंगे। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है कि जो ये 6 रहेगा, इस 6 का मल्टीप्लाई इसके कोएफिशिएंट से करोगे तो 1 आएगा, 1 है यहाँ पर तो आएगा 6 × 1 6। अब करना क्या है, 6 के फैक्टर निकाल लो। 6 के फैक्टर निकालने का मतलब कि इसका एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। इसका फैक्टर 1 2 3 और 6 है, ये इसका फैक्टर है। अब देखना क्या है, आप लोग को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू, देखिए ये इसके 6 के 4 फैक्टर दिख रहे हैं 1 2 3 6। अब आप लोग को देखना क्या है कि कौन सी वैल्यू इस पे रखने पे, y की जगह रखने पे 0 आ रहा है, क्योंकि फैक्टर थ्योरम यूज करना है। फैक्टर थ्योरम का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 होने के लिए ये सारी, इसमें से जो वैल्यू उसका 0 होगा, 0 का मतलब वो वैल्यू रखने पे आंसर 0 आए। जैसे मैं बोल दिया ये py एक पॉलिनोमियल है, मैं एक 1 रख रहा हूँ पहले, चलो पहले y की जगह 1 रखते हैं। 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, तो 1 - 5 + 6, तो 6 1 7 - 5, देखो 2 आ गया। अगर ये 2 आ गया, ये मैं रिमाइंडर निकाला हूँ, मैं बोला था कि ये एक रिमाइंडर होता है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 आ जाता तो x - 1
इसका फैक्टर, अरे y माइनस वन, क्योंकि यहाँ y वेरिएबल है, y माइनस वन इसका फैक्टर होता है कब, जब ये जीरो आ जाता है। अगर ये जीरो आ जाता तो हम बोलते हैं वन जो है इसका जीरो है, मतलब वन इज जीरो ऑफ पी वाई। लेकिन जीरो नहीं आया तो इसको नहीं लेंगे, वही लेना है जिस पे जीरो आएगा। तो इस पर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब आप लोग 2 रख के चेक करो, जब 2 रख के चेक करोगे तो P2, 2 रख के चेक करोगे 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 4 10 माइनस 10 मीन्स जीरो आ गया। अब देखो ये जीरो आ गया ना, मतलब 2 इसका जीरो है, 2 इसका जीरो है मीन्स y इज इक्वल 2 है, तो y माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। वही चीज आ गई जो अभी हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि ये अगर जीरो है तो ये इसका फैक्टर है, फर्स्ट वाला कि इफ pa is equal to 0 then x minus a is the factor of px। लेकिन यहाँ पे py है तो if p2 is equal to 0 then y minus 2 is the factor of py। क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये 0 है तो ये इसका फैक्टर है, तो एक फैक्टर ये मिल गया भाई, ये डिग्री 2 है तो इसके लीनियर 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, तो एक फैक्टर ये आ गया, एक फैक्टर और उसमें से कोई। तो अब हम 3 को लेके चेक करते हैं, तो 3 को लेके चेक करोगे तो y की जगह 3 रखना, क्या 3 देखो उसका 0 है, अगर 3 0 होगा तो y माइनस 3 इसका फैक्टर होगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, 6 और 9 15 माइनस 15 मतलब 0 आ गया, मीन्स 3 इसका 0 है, 3 रखने पे 0 आ गया ना, 3 इसका 0 है मीन्स y की वैल्यू 3 जो है इसका 0 है, तो y माइनस 3 इसका फैक्टर है। तो y माइनस 2 भी फैक्टर था, y माइनस 3 भी फैक्टर, 2 ही फैक्टर निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो 2 ही लीनियर बन सकते हैं, एक ये और एक ये, 2 ही, क्योंकि जब 2 बनेंगे ना तभी मल्टीप्लाई करने में 2 आएगा, अगर 3 बनेगा ना तो क्यूब बन जाएगा, इसलिए 2 ही बन सकते हैं। चलो अब चेक करने के लिए 6 भी चेक कर लेते हैं, ये भी सही है ये भी सही है, 6 लेके चेक कर लेते हैं। जब y की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 प्लस 6, 36 माइनस 5 से 30 प्लस 6, देखो जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 42 माइनस 30 मीन्स आ जाएगा 12। ये तो 0 नहीं आया तो ये 0 नहीं आया, तो 6 इसका 0 नहीं है, तो y इक्वल टू 6 अगर 0 है ही नहीं, जब इसका 0 ही नहीं है तो y माइनस 6 इसका फैक्टर होगा ही नहीं, फैक्टर वही होगा जिसपे रिमाइंडर 0 आएगा, और ये रिमाइंडर 0 आया ही नहीं है, 12 आया है, अगर रिमाइंडर 0 आता तो उसका फैक्टर होता। तो समझ में आ गया होगा, मीन्स यही 2 इसके 0 है और यही 2 इसके रिमाइंडर है, और जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आया, देखो ये भी रिमाइंडर है 12 आया, ये भी रिमाइंडर है 0 आया, ये भी रिमाइंडर 0 आया, जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा उस कंडीशन में ये इसके फैक्टर होंगे, जिस कंडीशन में रिमाइंडर 0 नहीं आया उस कंडीशन में वो फैक्टर नहीं होगा। तुम लोग बोलो कि y माइनस 6 उसका फैक्टर है, तो नहीं है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, रिमाइंडर जब 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जिसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, तो इसका फैक्टर क्या मिला, y माइनस 2 और y माइनस 3, यही है फैक्टर थ्योरम। तो आई होप आप लोग को 4 एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, फिर भी जिसको जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर से देखना, स्टार्टिंग से देखना, सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हों। तो यहाँ पर फैक्टर थ्योरम खत्म होता है, और ये इंट्रोडक्शन चल रहा था इसके पहले फैक्टर थ्योरम का, और इसी उस बेस पे एक्सरसाइज थी। अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज पे जितने क्वेश्चंस होंगे उसको भी लगाएंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे।